हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन अकेडमी। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है जान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन के बारे में स्टडी करते हैं। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जिसमें हम कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में पढ़ते हैं। तो उस कन्वर्जन को करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस which do not allow electric current to pass through them are called non conductors or insulators। तो इसके एग्जांपल्स हैं प्योर वाटर, आइस, ग्लास, रबर एटसेट्रा। मीन्स वो सब्सटेंस जो खुद में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं उन्हें नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं। The substances which allow electric current to pass through them are called conductors। एग्जाम्पल्स के लिए मेटल्स, एक्वस सॉल्यूशन आर एसिड्स, bases and salts, fused salt and impure water। मीन्स द सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को खुद में से पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं, जिनके एग्जांपल्स हम मेटल्स के रूप में देख सकते हैं। कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिक कंडक्टर्स या जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जिसको आयनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज आर नोन एज मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के नाते इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन का चेंज नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स के लिए देख सकते हैं जो भी मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम एटसेट्रा। अब दूसरे टाइप का देख सकते हैं कंडक्टर है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। मींस इसमें वो कंडक्टर्स आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आयंस के नाते फ्लो होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के नाते। जैसे कि एक्वस सॉल्यूशंस होते जो हमारे होते हैं उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो कंडक्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट है एटसेट्रा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर completely ionized in aqueous solution are called strong electrolytes। मीन्स वे वे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस या फिर सारे तरह के सॉल्ट्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दूसरे तरह का इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स which are not completely ionized in aqueous solution are in their molten state are called weak electrolytes। मीन्स जो अगर उनका हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं तो वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्सली आयनाइज होते हैं, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल्स के लिए जो वीक एसिड्स हैं, वीक बेसेस हैं, उनका एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारा जो CH3COH है वो एक वीक बेस है, वीक एसिड है। इसको हम CH3COOH को जब एक्वस सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे तो इसके जो आयंस बन के निकलेंगे वो इस तरह निकलेंगे, CH3COO माइनस एंड H प्लस। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर।
जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंसेस। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंसेस में हमें कुछ टर्म्स पढ़ने होते हैं, जिनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जिसमें से पहला है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हमने रेसिस्टेंस का फार्मूला पहले भी पढ़ के रखा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर हमने पहले भी पढ़ के रखा है। तो यहाँ से हम रेसिस्टेंस का फार्मूला निकाल सकते हैं R इक्वल टू वी बाई आई, जो कि हमारा यही लिखा हुआ है, R इक्वल टू वी बाई आई। दूसरा हमारा जो टर्म है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ इट फेवर्स द फ्लो ऑफ करंट। The conductance of the conductor is equal to the reciprocal of the resistance। मीन्स कंडक्टेंस वो होता है कि किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपने में से फ्लो होने दे रहा है, वो उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। और कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू I/V। कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। द रेसिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा होगा आर आर इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फार्मूला हमने पढ़ा होगा, जो हमें ये बताता है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है रो, जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा रो का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा? रो इक्वल टू आर ए बाई एल। और क्या बोल रहा है? रेसिस्टेंस ऑफर्ड पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज नोन एज रेसिस्टिविटी। मींस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है उसमें कितना रेसिस्टेंस लग रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं कप्पा से। कप्पा का सिंबल कुछ के की तरह होता है, उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दैट इज कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, दैट इज क्या बोल सकते हैं? आर इक्वल टू रो एल बाई ए था हमारा, जिससे हमारा निकल के आया था रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो अब हम यहाँ रो की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा एल अपान आर ए। ये हमारा कप्पा की वैल्यू होगी। अब एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी स्टार से। जी स्टार इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपान ए। लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसमें रिलेशन देखें तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इक्वल टू 1/R, और यल अपान ए को हम जी स्टार लिख सकते हैं। तो जी स्टार अपान आर को हम कप्पा लिख सकते हैं। कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू में जी जी स्टार, ये एक रिलेशन हो सकता है। और हमने ये भी पढ़ा कि 1/R जो होता है वो कंडक्टेंस के बराबर होता है जी। तो हम लिख सकते हैं जी इंटू जी स्टार बराबर कप्पा। तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना होगा, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मींस हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, उसमें हमारे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है।
तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस देंगे या कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है, वो हमें मोलर कंडक्टिविटी देता है। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो हम देख सकते हैं कि लैम्ब्डा m इज़ इक्वल टू कप्पा इंटू V होता है, वेयर लैम्ब्डा m इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एंड कप्पा हमने पहले भी देख चुका है। कप्पा जो हमारा है वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल सकते हैं उसे, जो कि 1/ρ के बराबर होता है। और जो हमारा V है यहाँ, वेयर V इज़ दी, V क्या है? V इज़ दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्ब्डा सबस्क्रिप्ट EQ लिखते हैं। So it is defined as the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of the electrolyte in the given volume of solution. Means 1 gram equivalent of electrolyte present है अगर given volume of solution में, तो वो कितना conductance उसके सारे ions मिल करके दे रहे हैं, वो हमारा बताता है equivalent conductivity। ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ के रखा है। तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में ना पता हो तो आप चैप्टर 1 जा कर के फिर से देख सकते हैं। तो अब हम लैम्ब्डा इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला लिख के देख लेते हैं क्या होता है। तो लैम्ब्डा इक्विवेलेंट जो होता है, लैम्ब्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n होता है, वेयर n इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, और इस फॉर्मेट में हम नॉर्मेलिटी और मोरालिटी के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि जो लैम्ब्डा m का फार्मूला होता है, लैम्ब्डा m मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी का, वो होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। तो हम देख सकते हैं कि लैम्ब्डा m और लैम्ब्डा EQ मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फार्मूले में सिर्फ मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी टर्म का ही फ़र्क है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंसेस। तो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं? पहला है इंटरआयनिक अट्रैक्शन। तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन में क्या होता है? इफ इंटरआयनिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ दिस सॉल्यूट इज मोर देन द कंडक्टिविटी विल बी लेस। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनके जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो फिर वो टूटेंगे नहीं, उनके आयंस जल्दी बनेंगे नहीं, तो हमारी जो कंडक्टिविटी होगी वो लेस हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर आयनिक अट्रैक्शन। हमारा इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना कम होगा, उतना ज़्यादा हमारी कंडक्टिविटी होगी, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, उतनी कम हमारी कंडक्टिविटी होगी। दूसरा क्या है? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। If the solvent has high dielectric constant, then the ionization and conductivity will be more. Means जिन सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होती है, मतलब कि वो उनकी पोलैरिटी आसानी से हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी आयनाइजेशन और कंडक्टिविटी दोनों ही ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या है? तीसरा है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो इसमें देख लें, बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। विस्कोसिटी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स ही है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जितना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, उतनी हमारी कंडक्टिविटी कम होगी। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, तो हमारे आयंस फ्रीली मूव कर सकेंगे, जिससे कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। चौथा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? एज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट solution is increased, the conductivity increases because kinetic energy of the ions increases.
all type of attraction forces decreases and the viscosity of the medium also decreases। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर धीरे-धीरे जब इंक्रीज़ होता है तो हमारे जो आयन्स होंगे वो ज़्यादा बनेंगे। मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी और जितने उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है वो भी कम होते जाएँगे। क्योंकि आयन्स जो हैं काइनेटिक एनर्जी पा करके वो दूर होते जाते हैं और इस तरह से उनकी उनकी जो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। जो कि है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। डाइल्यूशन मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है, उसमें हम कोई लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन कहें या फिर वाटर कहें, वाटर की क्वांटिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सॉल्यूशन है, उसका कॉन्सन्ट्रेशन जो है, धीरे-धीरे कम होता जाता है, वो लेस कॉन्सन्ट्रेटेड होते जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या-क्या होता है, किन-किन चीज़ों पे डाइल्यूशन का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहला हमें पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें क्या होता है जो जब हम डाइल्यूशन करते हैं जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है वो जो है और ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है। क्योंकि डाइल्यूशन में क्या होता है कि जितने आयन्स टूटे हुए थे और ज़्यादा आयन्स जो है टूटने लगते हैं। उनके बीच का जो आयनिक अट्रैक्शन है, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ होते होते जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा क्या है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विथ डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लिखते हैं अल्फा से इंक्रीजेज़ देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेज़। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि डाइल्यूशन करने पर हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि कितने नंबर ऑफ आयन्स जो हमारे टूट रहे हैं। तो जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वैसे ही कम टूटते हैं। जब हम उनका डाइल्यूशन करते हैं तो उनमें थोड़ी मात्रा में और ज़्यादा वो टूटने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उनका इंक्रीज़ हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंक्रीज़ हुआ तो हमारा कंडक्टेंस डेफिनिटली इंक्रीज़ होगा। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ये चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो उसके लिए भी चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो उसके लिए भी। दूसरा क्या है दूसरा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या डिफेक्ट इफेक्ट करता है। तो विथ डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज बिकॉज विथ इंक्रीज डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन पर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन डिक्रीजेज। मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस था वो हम देख रहे थे पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में कितना कंडक्टेंस हमारा है। तो अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ आयंस जो हैं टूट रहे हैं। तो वो जब टूट रहे हैं तो वो दूर-दूर हो रहे हैं। तो हमारे पर क्यूबिक सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेज़ेंट होंगे उनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा डाइल्यूशन करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस lambda lambda naught m is inversely proportional to the dilution। पहला हमारा जो था वो सिर्फ कंडक्टेंस था और ये दूसरा जो है हमारा ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो पर क्यूबिक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसलिए हमारा डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। तीसरा क्या है तीसरा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है देखते हैं। तो हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस था स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से लिखते हैं सॉरी। जो हमारा तीसरा था वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट आर एंड मोलर कंडक्टेंस। ठीक तो हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस पर। तो इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी इंक्रीजेज। तो हमने इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस जो है लेमडा एम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के।
क्यों होता है? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर हमारा जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है, वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ होता जाता है। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है, वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हमारी मोलैरिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारा कंडक्टेंस जो होगा, वो इंक्रीज़ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे हमारा कोई कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें हम वाटर को ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा जब उसमें के सारे आयन्स जो हैं टूट चुके होंगे, कंप्लीटली टूट चुके होंगे। उसके बाद अगर हम उसमें डाइल्यूशन कर भी रहे हैं, उसमें और चीज़ें मिला भी रहे हैं, तो अब उसके आगे वो टूट नहीं से रहा, ठीक? तो वो कंडीशन जो होगी वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन होगी। कि मतलब हम इनफाइनाइटली हम वाटर को ऐड कर दिए हैं, अब उससे ज़्यादा अगर हम ऐड भी करें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई कंडक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो अ, एक साइंटिस्ट थे डीबाई, तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था डीबाई, इसको बोलते हैं डीबाई इक्वेशन, जो कि है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस का बी रूट सी, जो कि लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी, और जो हमारा लैम्डा इन्फिनिटी एम है, वो हमारा है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक? और जो हमारा बी है, बी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ये जो है इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक? जो हमारा बी है, वो अगर हम कोई एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा बी ही रहेगी, मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। जब तक हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और सी जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ही है। तो हम इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी एम माइनस का बी अंडर रूट सी। जब भी क्वेश्चन देगा इससे रिलेटेड, तो उसमें बी की वैल्यू गिवन होगी, बी को हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इक्वेशन भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हमें बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा ये डीबाई इक्वेशन है, ये ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ अगर हम देखें, तो इसमें हमारा जो CH3COOH है, ये एक क्या है? ये एक वीक एसिड है, ठीक? और जो हमारा KCl है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम देख रहे हैं जो KCl का ग्राफ है, वो जाकर के कहीं न कहीं लैम्डा m के ग्राफ को लैम्डा m के लाइन को कट कर रहा है, और जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH माइनस है, तो इसको ये वाला जो ग्राफ है, ये कभी भी इस लैम्डा m की लाइन को कभी भी कट नहीं कर रही है। मीन्स ये कंसंट्रेशन इसका कितना भी हम कम कर लें, वो लैम्डा m की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहा है। लैम्डा m की वैल्यू कभी भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये ग्राफ कभी भी कट नहीं हो रहे हैं। तो ये ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, क्योंकि हमें डीवाई इक्वेशन में लैम्डा m की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके लिए हम इस डीवाई इक्वेशन की डीवाई इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब कितना भी हम डाइल्यूशन करते जाएँ, मतलब डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो कितना भी डाइल्यूशन बढ़ाते जाएँ और हम जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन कम होता जाए, तो भी वो लैम्डा m की वैल्यू को टच नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है कोलराउज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो ये क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, ईच आयन makes a definite contribution towards equivalent conductance of any electrolyte irrespective of the nature of other ions associated with it। मीन्स जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तो हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। उससे ज़्यादा अगर हम और भी डाइल्यूशन करते जाएँ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। तो इस समय जितने भी आयन्स बने हुए हैं, वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, वो हमारा बताता है कोलराउज़ लॉ। तो ये कोलराउज़ लॉ कहता क्या है, देखते हैं। दिस स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज the sum of the individual contribution of the cations or anions given by the electrolyte। इसके कहने का मतलब ये है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट का,
वो अगर हम उस इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अगर जब सॉल्यूशन में उसको हम घोलते हैं तो वो कैटायंस और एनायंस में टूटते हैं, जिनके कारण कंडक्टिविटी आती है। तो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इंडिविजुअली कैटायंस और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगी। तो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे अगर हम कोई इक्वेशन ले लें ax प्लस बी वाई, तो ये क्या देगा एक्स ए वाई प्लस प्लस में वाई बी एक्स माइनस। तो ये इक्वेशन लिखना तो हम जानते ही होंगे। तो अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है लेमडा नॉट एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा नॉट एम इज इक्वल टू एक्स लेमडा नॉट एम प्लस वाई लेमडा नॉट एम। तो हम देख सकते हैं जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है वो जो है इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो वेयर हम क्या कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन है, कैटायन मतलब कि कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव आयन और एनायन मतलब कि होता है निगेटिव आयन। तो कैटायन क्या है, इसके नीचे लिख देते हैं कैटायन, इसके नीचे लिख देते हैं एनायन। ठीक, मीन्स ये जो हमारा लेमडा नॉट यम जो है पहला वाला वो कैटायन के लिए, ये लेमडा नॉट यम दूसरा वाला जो है वो एनायन के लिए है। तो लेमडा नॉट यम सी लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट में। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन है लेमडा नॉट यम सबस्क्रिप्ट सी, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन क्या हो जाएगा लेमडा नॉट यम सबस्क्रिप्ट में ए। ठीक, और जो हमारे यक्स और वाई हैं वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैटायन यक्स है यहाँ पर, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनायन जो है वो वाई है। और अगर हम इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूला को इक्विवेलेंट मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखें, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में, तो उसे लिखेंगे लेमडा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेमडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन प्लस का लेमडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ एनायन, जो कि यही हमारा कोलराउज लॉ बताता है कि जो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है वो कैटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ही सम होता है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो कि जो कि मैंने पहले ही लिख दिया इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेमडा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम कैटायन प्लस का लेमडा नॉट एम एनायन। ठीक, ये इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को क्या लिखेंगे, कैटायन के लिए लिखेंगे लेमडा नॉट एम कैटायन, और इसको लिखेंगे लेमडा नॉट एम एनायन। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउज लॉ। तो कोलराउज लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालने काम आता है। तो अगर हमने एक हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जो कि है CH3COO तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑफ CH3COO ये क्या होगा, ये बराबर होगा लेमडा एम इन्फिनिटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसे बोलते हैं लेमडा नॉट लेमडा इन्फिनिटी एम ऑफ Na प्लस प्लस में लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस। ठीक, मीन्स जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस होंगे उनका सम होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द होल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, और सेकंड जो है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया। अल्फा इक्वल टू क्या होता है
लेमडा एम अपान में लेमडा इन्फिनिटी एम, ठीक, where lambda m is the molar conductivity and lambda infinity m is the limiting molar conductivity of the electrolyte, ठीक। और तीसरा क्या है, टू कैलकुलेट डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डेसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डेसोसिएशन कांस्टेंट को हम के ए से रिप्रेजेंट करते हैं। के ए इक्वल टू का क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपान में 1 - अल्फा, ठीक। ये फार्मूला होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक। और अगर इफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 5%, देन क्या होगा, देन हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू है वो सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि 1 - अल्फा की वैल्यू हमारी जो होगी वो नियरली हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 - अल्फा को हम 1 से डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो हमारा के ए की वैल्यू जो होगी वो सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगी। ये फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि कोलराउज लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, जो कि है टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट्स, ठीक। तो एनी स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट्स की जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो कैलकुलेट करने की काम आती है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लेमडा इन्फिनिटी यम, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यम, वेयर एम इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, बेसिकली मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसे सॉल्युबिलिटी भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी को हम सॉल्युबिलिटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सॉल्युबिलिटी भी वही होता है कि कितना हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो हम मोलैरिटी को सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लेमडा इन्फिनिटी यम, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो इससे कैलकुलेट हो सकता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट्स, ठीक। देख लेते हैं स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं क्या। स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट्स विथ वेरी लेस सॉल्युबिलिटी, मतलब कि ऐसे साल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है उन्हें स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट्स बोलते हैं, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं। द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इज नोन एज, इन द सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। तो वो कह रहा है कि द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन, मीन्स अगर हमारे पास कोई, जैसे एक हमारा एक बीकर है, ठीक, और हमारा कोई एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, तो हमारा जिस चीज़ का इलेक्ट्रोड है, जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि ये हमारा जिंक है, ठीक, जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो ये हमारा जिंक सल्फेट, अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लिया, एक्वा सोल्यूशन ले लिया ZnSO4 का, ठीक, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा ये सॉल्यूशन है, इन इसके और ये मेटल इलेक्ट्रोड, इसके बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उस उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। The potential developed between metal electrode and the solution of its ion at 1 molarity concentration at 1 bar pressure and 298 Kelvin is known as standard electrode potential। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस देखनी होगी। मींस जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, और जो हमारा प्रेशर है वो 1 बार प्रेशर होना चाहिए, और जो हमारा टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए। तो उतने समय जो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको ओपी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है उसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसके लिए जो पोटेंशियल होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन होता क्या, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स किसी मेटल की
या किसी इलेक्ट्रोड की कितनी ऑक्सीडाइज्ड होने की जो टेंडेंसी है उसकी, उसी को बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक? तो हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता क्या है? जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, जैसे कि अगर हमारा कोई मेटल है, वो हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक? तो हमारा ये जब टूटेगा तो Mn प्लस में टूटेगा, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा, प्लस में कुछ N इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक? तो हमने पढ़ा कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये चीज़ जो है, ये प्रोसेस जो है, ये हमारा ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को शो कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है रिडक्शन हाफ या रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक? तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक? तो जैसे हमने ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन देखा, उसी तरह देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हमने पढ़ा होगा कि रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसमें कुछ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रोसेस करेंगे। तो Mn प्लस अगर हमारा एक्वस में है, ठीक? Mn प्लस एक्वस में है, प्लस में अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स कर दें, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? यम सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा, ठीक? तो ये हमारा जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब कि कोई इलेक्ट्रोड है, वो कितना रिड्यूस होना चाह रहा है, उसकी जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, वही उसके रिडक्शन पोटेंशियल को बताता है, ठीक? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डिपेंड करता है कई कई चीज़ों पर, देख लेते हैं क्या क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द मेटल्स एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक? चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। तो SRP हम जानते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक? उसी तरह SOP क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या है कि अगर हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उन्हें अगर हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में अरेंज करते जाएं, या फिर बोलें इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP में अगर हम अरेंज करते जाएं, तो हमें जो अरेंजमेंट मिलता है, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम देख सकते हैं यहाँ हमारा बना हुआ है। तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख लेते हैं, इसमें कि पहला एप्लीकेशन है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं इसमें उनके ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज होते हैं। तो इसमें हम सबके जो है SRP और SOP को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक? तो और दूसरा क्या है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें जो है हमारे जो एलिमेंट्स हैं, वो जो है उनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में जो है वो अरेंज होते हैं। तो हम उनमें देख करके कह सकते हैं कि जो लिथियम है, लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक? चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो उसमें हम रिएक्टिविटी ऑफ नॉन नॉन मेटल्स को भी देख सकते हैं, ठीक? तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स को SRP भी बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक? तो इसमें भी वो जो है अपने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है अरेंज होते हैं। तो इसमें जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक? ये याद रखने की चीज़ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जैसे whenever a metal strip is put in its electrolytic solution, then a potential difference created between a metal and the liquid phase, ठीक? जैसे कि हमारा कोई मेटल स्ट्रिप है और हम उसे जो है उसी के इलेक्ट्रोलिटिक साल्ट सॉल्यूशन में जो है डिप करके रखें, तो उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उनके मेटल और लिक्विड फेज में, तो वो कुछ एक सेल की तरह बिहेव करता है, जिन्हें बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक? तो गैल्वेनिक कोई शेल है तो उसका दो पार्ट हो गया, एनोड और कैथोड। तो उसके बारे में देख लेते हैं, इसमें कि पहला है एनोड। एनोड क्या है?
Some metals which are reactive are found to have tendency to go into the solution phase when these are placed in contact with their ions or देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कुछ मेटल्स होते हैं, उनमें वो टेंडेंसी होती है कि जब हम उनको जो है उनके साल्ट सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस साल्ट सॉल्यूशन में घुलना शुरू कर देते हैं, ठीक? तो जब कोई मेटल जो है किसी साल्ट सॉल्यूशन में जब घुलता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने पीछे जो है इलेक्ट्रॉन्स को मिट आउट कर देता है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को आउट करना, मतलब कि ऑक्सीडाइज़ होना, ठीक? So the zinc atom or metal atom will move in the solution to form Zn2 plus after some time following equilibrium will be established, ठीक? तो जो जिंक सॉलिड है हमारा सॉलिड फॉर्म में जो रहेगा, जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो क्या होगा, हमारा Zn2 प्लस आयन बनेगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इमिट आउट कर देगा। तो हमारा जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट करना, मतलब फिर ऑक्सीडाइज होना, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। There will be accumulation of sufficient negative charge on the rod, which will not allow extra zinc ions to move in the solution. Solution will be saturated. मतलब ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि कैसे अगर हम जिंक रॉड को उसके ZnSO4 मतलब उसकी साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जिंक आयंस क्या होते हैं, वो उनके सॉल्यूशन में जो है घुल जाते हैं, और जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो वो छोड़ रहे हैं, वो उस रॉड पर रह जाता है, ठीक? ये बता रहा है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है कैथोड। कैथोड क्या होता है? कैथोड के केस में जस्ट उल्टा होता है। तो कह सकते हैं सम मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर फाउंड टू हैव द अपोजिट टेंडेंसी, दैट इज व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद देयर एक्वस आयन, द आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल रॉड, ठीक? तो जो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है हमारे आयंस, मेटल आयंस, वो क्या होते हैं, वो रॉड पर आकर के जो है डिपॉजिट होते जाते हैं। इसमें उल्टा हो रहा है, ठीक? तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो कैथोड कैथोड पर जो होता है रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा Cu2 प्लस आयन है, ठीक? वो एक्वस एक्वस सॉल्यूशन से जो है डिपॉजिट हो रहा है उस पे कॉपर पर, ठीक? कॉपर रॉड पर। जब वो कॉपर रॉड जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो Zn2 प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के थ्रू जो है कॉपर रॉड के पास आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि Cu2 प्लस आयंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके कॉपर बनाते हैं, जो कि कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होता जाता है, ठीक? चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स में मतलब इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं, जिनको एक रिडक्शन हाफ सेल भी बोल सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी होता है, ठीक? ये मतलब एक अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो एक पार्ट में रिडक्शन का प्रोसेस चलता है, एक पार्ट में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है। जैसे इस फोटो में हम देख सकते हैं, इसमें जो जिंक रॉड लगा है और कॉपर रॉड लगा है, ठीक? और जो इनका जो सॉल्यूशन इसमें ZnSO4 है और CuSO4 है, ठीक? तो जो जिंक है वो क्या कर रहा है, वो सॉल्यूशन में घुल रहा है Zn2 प्लस क्या है फॉर्म में, ठीक? और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज वाले प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ साइकिल यहाँ पर ये दिखा रहा है सेल्स की, ठीक? और इसके दूसरी तरफ जहाँ पर सॉल्यूशन से Cu2 प्लस आयंस जो है वो कॉपर रॉड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक रिलीज कर रहा है, वो वायर के थ्रू हमारा कॉपर रॉड की तरफ जा रहा है, और कॉपर रॉड जो है उस पे जब वो नेगेटिव आयंस जाते हैं, तो Cu2 प्लस आयंस को सॉल्यूशन से अट्रैक्ट करते हैं। Cu2 प्लस आयंस उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर कॉपर बना लेता है, जो कि जो है कॉपर रॉड पर धीरे-धीरे डिपॉजिट होने लगता है, ठीक? ये पूरा प्रोसेस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो हमने इस डायग्राम में देखा कि यहाँ बीच में कुछ ये यू यू शेप का कुछ लगा हुआ था। ये जो यू शेप का आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या आता है वो देख लेते हैं। साल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ठीक? हमने देखा कि वो उल्टा करके ऐसे यू शेप का था, उसे उल्टा करके लगाया गया था। तो साल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब containing solution of inert electrolyte with agar agar
और गिलेटिन टू कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। तो जो हमारा इन्वर्टेड यू शेप का जो ट्यूब था जिसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं, उसके अंदर जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं विथ अगर अगर सोल्यूशन बोले, मतलब ये सोल्यूशन का नाम है अगर अगर या फिर गिलेटिन बोले, ठीक। उसके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ उसमें भरे होते हैं। इसमें क्या होता है, आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे हैं, उसके आयंस जो है किसी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। The electrolyte in salt bridge should be such that speed of its cation is nearly equal to speed of its anion। मीन्स इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड भरते हैं जिनमें कैटायंस और एनायंस की स्पीड लगभग सेम होती है, जैसे कि KCl, KNO3, HN, NH4NO3, ठीक। तो KCl में हम देख सकते हैं K प्लस और Cl माइनस की स्पीड नियरली लगभग सेम होती है दोनों की, ठीक। तो हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। If Ag plus Hg2 2 plus Pb2 plus ions are present in SL, then KCl is not used because there can be formation of precipitate। मतलब अगर हमारे ये Ag प्लस Hg2 2 प्लस Pb2 प्लस आयंस अगर प्रेजेंट है सेल में, तो हम KCl का यूज नहीं कर सकते हैं साल्ट ब्रिज में, क्योंकि जो KCl के जो आयंस होते हैं वो K प्लस और Cl माइनस हैं। तो जो Cl माइनस आयन है वो क्या करेगा, इन मेटल्स के साथ, इन आयंस के साथ जो है रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देगा, AgCl का, Hg2Cl2 का और PbCl2 का, ठीक। फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का। फंक्शन इसका है कि इट कन्वर्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स टू कंप्लीट द सर्किट। तो ये कनेक्ट करता है दो सॉल्यूशंस को आपस में। जैसे हमारा एक ZnSO4 का सॉल्यूशन था, एक CuSO4 का सॉल्यूशन था, तो ये एक दूसरे को इन इन दो सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता था, जिससे कि हमारा सर्किट जो है कंप्लीट होता था। दूसरा क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। तीसरा क्या है, इफ द साल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन द वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। मतलब अगर हम साल्ट ब्रिज को रिमूव कर देंगे तो वोल्टेज हमारा जीरो की तरफ ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगी, ठीक। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं कि जो हमारा इसमें 2 हाफ सेल्स थे हमने देखा। तो एक एक जो होता है रिडक्शन हाफ सेल होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ठीक? तो हमारा जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होता है, उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस लिखा जाता है, ठीक? जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला था, उसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो रिडक्शन हाफ सेल होता है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक। तो हमारा जो Zn था, जिंक, ठीक, ये क्या होता था, Zn2 प्लस और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता था, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता था, और ये किस में डिप होता था, ZnSO4 सॉल्यूशन में, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला पार्ट है, ठीक। और ये हमारा जो रिडक्शन वाला पार्ट है, जिसमें क्या होता था कि हमारे Cu2 प्लस आयंस होते थे सॉल्यूशन से, और उससे वो क्या करता था कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर जो है डिपॉजिट करता था। तो उसको जो है राइट साइड में लिखिए, ठीक। और ये जो हमारा बीच में जो ये डबल स्लैश वाला शाइन दिख रहा है, इसे साल्ट ब्रिज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि नस्ट इक्वेशन है। नस्ट इक्वेशन इस चैप्टर का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। तो ये क्या बताता है, देखते हैं। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये एक रिलेशन देता है ईएमएफ ऑफ द सेल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच, ठीक। तो जो हमारा नस्ट इक्वेशन होता है, नस्ट इक्वेशन का जो फाइनल फॉर्म होता है, उसे हम डिराइव करते हैं कुछ कुछ फार्मूलाज की हेल्प से। तो हम देख लेते हैं उसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो जो हमारा हमने ये पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का RT ln Q। ये एक रिलेशन होता है जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है उसके में उसके उसके और फिर ये हमारा जो रिएक्शन कोसेंट है Q, उसके बीच में, ठीक। तो ये हमारा एक रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का RT ln Q, वेयर आर इज रिएक्शन वो गैस कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक।
तो डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है और डेल्टा जी नॉट जो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है और क्यू क्या है, रिएक्शन कोसेंट है। ठीक, अब इसकी मदद से हम डिराइव करेंगे। और हमने एक चीज़ ये पढ़ा था कि डेल्टा जी का एक और रिलेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। ठीक, ये हमारा रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी का ई सेल के साथ। ठीक, सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ जो है ये रिलेशन है डेल्टा जी का। तो हम इसी तरह डेल्टा जी नॉट का भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का, जिसको लिखेंगे एन एफ ई नॉट सेल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का रिलेशन हो गया। ठीक, अब हम इनकी मदद से जो है हम अपने नस्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। जैसे कि अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल प्लस का आर टी एल एन क्यू। ठीक, तो अगर हम माइनस के एन एफ से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का आर टी पान में एन एफ एल एन क्यू। ठीक, तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, इसको हम अभी एल एन क्यू को लॉग क्यू में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी अपान में एन एफ लॉग क्यू। तो ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया, इसे ही बोलते हैं नस्ट इक्वेशन, जो कि सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के काम आता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी अपान में एन एफ लॉग क्यू। ठीक, जिसमें कि जो एन होता है नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स बताता है और जो एफ होता है वो फेराडे फेराडे को बताता है, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे क्या होता है, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम के बराबर होता है। ठीक, तो फाइनली हमने ये जो डिराइव किया ये हमारा नस्ट इक्वेशन है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हमने दे दिया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हम 25 डिग्री सेल्सियस एक रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो इससे हमारे अब इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, तो सारी वैल्यूज को हम पुट करके देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा जो ई सेल था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी, जिसमें आर की वैल्यू, आर जो है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होता है 0.0821। ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू, आर की वैल्यू होती है। ठीक, आर इंटू में टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो 298 केल्विन हो जाएगा। ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। ठीक, अपान में एन एफ, एन इंटू में एफ की वैल्यू 96500। ठीक, ये हमारा हो गया लॉग क्यू हो जाएगा। ठीक, तो इन सब वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान में एन लॉग क्यू। ठीक, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया ई सेल का, जब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। In general, for a redox cell reaction involves the transfer of n electrons. तो redox reaction में यही होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं देख लेते हैं। पहला है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होता है, तो हमने रिलेशन पढ़ ही लिया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान में एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ऑफ जो हमारा कोसेंट था, रिएक्शन कोसेंट क्यू। ठीक,
तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे एम एन प्लस प्लस का अगर हम एन इलेक्ट्रॉन्स करें तो हमारा रिएक्शन बन के क्या हो जाएगा, एम एस। ठीक, तो हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें लिखना रहे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये एक रिडक्शन को शो कर रहा है, तो इसका एक रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा ई आर पी, मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस का 0.0591 अपान में एन लॉग ऑफ जो हमारा Q की वैल्यू थी। Q क्या होता है, Q जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो करता है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट हमारा जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो जब भी हम कोई सॉलिड फॉर्म होता है तो सॉलिड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लेते हैं। ठीक, 1 अपान में, और जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें लेना है, तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, एम एन प्लस। ठीक, तो एम एन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को हम ले लेंगे यहाँ नीचे। तो इस तरह से हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक, दूसरा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जिस तरह से हम ये अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, उसी तरह से हम पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो पहले हम हाइड्रोजन का रिएक्शन लिख लेते हैं किस तरह से होता है। 2H प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। ठीक, तो इसका भी जब हम ई सेल का रिएक्शन लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिएक्शन लिखेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस का 0.0591 अपान में एन लॉग ऑफ, तो अगर हमारा ये गैसियस फॉर्म में होता है प्रोडक्ट, तो हम उसका पार्शियल जो हमारा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और उसका देख रहे हैं हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है 2 है, तो जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम पावर में ले जा करके लगाते हैं। ठीक, तो हमारा कुछ जो हमारा इक्वेशन होगा कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ठीक, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें पता होता है कि जो ई नॉट आर पी की वैल्यू होती है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है, वो हम हाइड्रोजन से ही कंपेयर करके निकालते हैं। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो जीरो होती है, तो हम कह सकते हैं ई नॉट आर पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई नॉट आर पी की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको हम लेते हैं 1 एटीएम। ठीक, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है इसको हम क्या लेंगे, 1 एटीएम लेंगे। ठीक, तो अब हमारा जो फाइनल ये इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, देखते हैं। ई आर पी इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 अपान में एन लॉग ऑफ, अब हम देखेंगे तो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक, यहाँ आया। ठीक है, और ये जो है -2 इसके पावर में चला गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो लॉग के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उस पे जो पावर होता है वो जब बाहर निकलता है लॉग के तो उसके प्रोडक्ट में चला जाता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ई आर पी इज इक्वल टू 0.0591 अपान में एन लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने देखा था कि जो एन एन की वैल्यू है, ठीक, यहाँ हमने यहाँ 2, यहाँ 2 पावर था, -2 पावर में था तो -2 जो है मल्टीप्लाई में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो 2 है 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक, और हमें देख रहे हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो क्या होगा, n और 2 जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज बराबर है। तो यहाँ से हम ई आर पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0.0591 लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और हमने पढ़ा होगा कि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या देता है, पीएच की वैल्यू देता है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई आर पी
इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 पीएच लिख सकते हैं, क्योंकि जो पीएच की वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस होती है। ठीक, तो जब ईआरपी लिख दिया हमने, तो जब रिडक्शन पोटेंशियल लिख ही दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा। तो ई ओ पी अगर हमें लिखना रहे तो वो हो जाएगा 0.0591 इंटू पी एच हो जाएगा। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक, इस तरह से हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं, पीएच ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तीसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए हमने लिखा ही था, एक बार और लिख देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान में एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, और चौथा है प्रेडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। तो फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन के बारे में जो हमने पढ़ा था, फ्री गिब्स एनर्जी चेंज, वो कमेंट करता है। अगर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो हमारा रिएक्शन जो होगा फिजिबल रिएक्शन होगा, फिजिबल रिएक्शन होगा। ठीक, तभी वो रिएक्शन होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो नेचुरली होना इम्पॉसिबल है। ठीक, उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाने होंगे, तभी जाकर के कहीं वो रिएक्शन हो पाएगा, नहीं तो वो रिएक्शन नेचुरली तो अपने आप तो नहीं होने वाला। ठीक, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल। ठीक, तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, तो हम ये दो कंडीशन कह सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या फिर ई सेल की वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू या तो नेगेटिव हो या फिर डेल्टा या फिर ई सेल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, तो ये फिजिबल रिएक्शंस की कंडीशन है। ठीक, इन दो कंडीशंस को याद रखने की जरूरत है। और पांचवा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको के इक्विलिब्रियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये कैसे निकलता है, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो हमारा ई सेल होता है उसको हम जीरो लेते हैं। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा जो ई सेल होता है वो जीरो होता है। ठीक, क्योंकि हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों जो है उस समय बराबर हो चुका होता है, तो ई सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है। एंड जो हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो था, ये जो है के ई क्यू मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। ठीक, तो इन दो कंडीशंस को अगर हम अप्लाई कर देना इस इक्वेशन में, तो हमारा जो है के ई क्यू मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इन दो कंडीशंस को इसमें पुट करेंगे तो हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान में एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट। ठीक, अब हम रिप्लेस कर देते हैं, ई सेल की वैल्यू जीरो कर दे रहे हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को के ई क्यू से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल क्या आ जाएगा 0.0591 अपान में एन लॉग ऑफ के ई क्यू आ जाएगा। ठीक, यहाँ ये हमारा रिलेशन दे रहा है, यहाँ से हम के ई क्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और अगर हम डेल्टा जी से इसका रिलेशन देखना चाहें, तो डेल्टा जी से रिलेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि अगर हम इसको एन एफ ई नॉट सेल से अगर एन एफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपान में एन एफ इंटू में एन एफ लॉग के ई क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो हमारा 2.303 आर टी एन एफ है, ये इसी की वैल्यू है 0.0591 अपान में एन। ये हम डेरिवेशन की तरफ समय ही देखे थे कि इसकी वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करते हैं, आर की वैल्यू को 0.0821 और टी की वैल्यू को 298 केल्विन रखते हैं, एफ की वैल्यू को 96500 रखते हैं, तो फिर हमारा ये वैल्यू निकल के आता है 0.0591 अपान में एन। ठीक, तो उसी को हमने खोल के फिर से लिख दिया। फिर एन एफ तो हम देखेंगे कि
यहाँ जो है माइनस लगता है, ठीक? तो जब यहाँ माइनस लगेगा, इधर माइनस लगेगा। हमने माइनस एनएफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, ठीक? एनएफ से एनएफ कट गया, ठीक? तो हमारा क्या बचा? माइनस का एनएफ ई नॉट सेल को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी नॉट लिख सकते हैं, ठीक? माइनस का 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक? तो ये हमारा डेल्टा जी से रिलेशन बता दिया के इक्विलिब्रियम का। के इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हमें ये जो हमारा रिलेशन यहाँ दिख रहा है, ये जो हमने फिगर यहाँ पर अटैच किया है, इस फिगर को याद रखने की ज़रूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक? चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते क्या हैं, देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में। तो अ कॉन्सेंट्रेशन सेल इज ए फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल दैट हैज two equivalent half cells of the same material having difference only in the concentration, ठीक? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनोड और कैथोड होता है वो दोनों सेम ही मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक? बस ये है कि एक तरफ जो है लेस कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा, दूसरी तरफ जो है मोर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बस इसमें दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, बट बस दोनों जो है सेम, लेकिन दोनों जो है सेम मटेरियल के बने होते हैं, ठीक? तो for such cells anode and cathode are same, so E naught cell is zero, ठीक? जो कैथोड और एनोड होता है सेम मटेरियल के बने होते हैं, इसलिए इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है रिवर्सिबल सेल। तो रिवर्सिबल सेल क्या होता है? दो सेल्स इन विच केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज रिवर्सिबल सेल्स। तो ठीक है, जैसे कि अगर हमें रिएक्शन जो है उल्टा कराना है, ठीक? जैसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, हमारे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, ठीक? तो अगर हम इस फ्लो को उल्टा कर दें, मतलब कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हो रहा था, तो हमारा करंट का फ्लो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है, तो यानी कि हमारा राइट से लेफ्ट करंट का फ्लो हो रहा था पहले वाले केस में, ठीक? लेकिन अगर हम एक्सटर्नल कोई सोर्स लगा दें, जिससे क्या हो कि हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाए, तो उस सेल को कहेंगे रिवर्सिबल सेल, ठीक? इस कंडीशन को लाने के लिए हम एक एक्सटर्नल ईएमएफ लगाते हैं, ठीक? जिसको ई एक्सटर्नल लिखा है यहाँ पर। तो जब हम ई एक्सटर्नल जब हम अप्लाई करते हैं, कोई एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करते हैं, तभी जाकर के हमारा ये जो करंट की डायरेक्शन है वो जो है अपोजिट हो जाती है, ठीक? राइट, पहले जो है राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रही थी, अब लेफ्ट टू राइट फ्लो होने लगेगी, ठीक? तो अडेनियल सेल, यहाँ लिखा है अडेनियल सेल इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ इट फॉलोज टू कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, ठीक? ये 1.1 वोल्ट क्या है? ईएमएफ ऑफ द डेनियल सेल है। अगर एक्सटर्नल ईएमएफ हमारा डेनियल सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो गया, यानी 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो हमारा सेल जो है सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक? तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक? और अगर ई एक्सटर्नल जो है 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया, तो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा, ठीक? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो जाए, दोनों ईएमएफ बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक? चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक? तो जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक? तो अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक? इट इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस two suitable electrodes are immersed in the solution of an electrolyte, ठीक? तो बस यही है, सेम प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रोलिसिस में भी सेम प्रोसेस वही है, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बस इसमें यही है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब हम उनके थ्रू जो है
इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं। तो जो हमारा Na+ है, Na+ हमारा मोल्टन स्टेट में है, तो वो किस में टूटेगा? एक Na+ में टूटेगा, दूसरा Cl- में टूटेगा, ठीक? तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक? तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमारा जो 2Cl है, वो क्या करेगा? Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये वाला रिएक्शन जो है वो हमारा एनोड पे हो रहा है। और रिएक्शन एट कैथोड मतलब जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na सॉलिड की फॉर्म में, ठीक? तो यही है कि जो रिएक्शन होगा एनोड पर उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, और जो कैथोड पर होगा उसे कैथोड पर जो होगा उसे रिडक्शन बोलेंगे, ठीक? इसी तरह से सेम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। इसमें क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu बनाएगा, और जो हमारा H2 है उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 प्लस में 2 OH माइनस बनाएगा, ठीक? ये एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस का। फैराडेज लॉ क्या होता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक? पहला फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का, वो देख लेते हैं। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक? तो जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमारा जो है एक सब्सटेंस जो है दूसरे पे जाकर के डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक? तो जो हमारा डिपॉजिट जो हो रहा है जो सब्सटेंस, उसका जो वेट है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन से, वो तुम्हारा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक? तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो हमारा कोई एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू, ठीक? वेयर डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, क्यू इज द चार्ज इन कूलम एंड जेड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक? तो जेड की वैल्यू जो होगी किस पे डिपेंड करेगी, वो हमारा जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा जेड की वैल्यू, ठीक? तो ये एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है W इक्वल टू जेड क्यू, वेयर W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड Q इज द चार्ज इन कूलम। और ये जो जेड है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जिसकी वैल्यू जो है स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक टू किसके, इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक? व्हेन Q इक्वल टू 1 कूलम देन W इक्वल टू जेड। इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि Q की वैल्यू जब 1 कूलम लेंगे तो W इक्वल टू जेड हो जाएगा। दस अमाउंट ऑफ substance deposited by 1 coulomb charge is called electrochemical equivalent। तो 1 कूलम चार्ज अगर हम लेते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक? लेट 1 एम्पियर करंट इज पास्ड टिल टी सेकेंड, तो क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी हमने पढ़ा होगा, ठीक? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हमने पढ़ा होता है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, ठीक? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू इक्वल टू आई हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या आ जाएगा, टी दे देगा, ठीक? तो ये हमारा आ जाएगा क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक? तो यहाँ हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू था तो क्यू को आई टी से रिप्लेस कर दिए। तो हमारा एक और रिलेशन आ गया डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, ठीक? तो ये रिलेशन भी याद रखने की जरूरत है। और हम 1 फैराडे की वैल्यू जानते हैं 96500 कूलम है, जो कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक? तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है, when same amount of charge is passed through different electrolyte solutions connected in series, then weight of substance deposited at electrodes are in the ratio of their equivalent weight। तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करा रहे हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक? तो वो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, मतलब वेट ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड है इलेक्ट्रोड्स पर,
वो क्या होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि मान लिया पहले पहले वाले का वेट डिपॉजिटेड W1 है और दूसरे वाले का वेट डिपॉजिटेड W2 है, ठीक? उनका रेशियो जो होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि E1 अपान E2 के बराबर होगा, ठीक? तो ये रिलेशन याद रखने की ज़रूरत है कि W1 अपान W2 इज़ इक्वल टू E1 अपान E2 वेयर W इज़ द वेट डिपॉजिटेड फॉर द first reaction and W2 is the weight deposited for the in the second electrolyte, ठीक? And E1 is the equivalent weight of the first electrolyte and E2 is the equivalent weight of the second electrolyte. तो इस रिलेशन को भी याद रखने की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं जो W है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट डिपॉजिटेड को, और जो हमारा E है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक? तो ये रिलेशन याद रखने की जरूरत है, W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। इससे हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस में ये हेल्प कर सकता है, ठीक? फॉर इलेक्ट्रोलिसिस डेल्टा जी इज पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें हम एक एक्सटर्नल सोर्स को लगा रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो तब हमारा रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। नहीं तो हमारा रिएक्शन जो है एक स्पॉन्टेनियस होता है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है उसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, जो अपने आप ही होती है, ठीक? लेकिन हम इसमें जो है एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं जिससे कि हमारा रिएक्शन प्रोसेस ही पूरा उलट जा रहा है। मतलब कि हमारा जो करंट जो है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होने लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जिस प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है उसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, और अगर हमारा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो प्रोसेस अपने आप नेचुरली होता है उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, ठीक? इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल डीसी करंट इज यूज्ड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम डीसी करंट का यूज करते हैं, ठीक? तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इन सब फार्मूले जो भी मैंने पढ़ाए, इन सब फार्मूलेज़ का यूज़ करके कई सारे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे, तो इससे इस चैप्टर पर आपकी पकड़ और अच्छी बनेगी। तो इसी बात के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।